गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं इनकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अनअकैडमी के इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप हैं फिलहाल वाईफाई हिंदी यूजीसी नेट के चैनल के ऊपर। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सुबह 7:30 से लेके रात को 10 बजे तक हमारे चैनल पे रोज क्लासें होती हैं यूजीसी नेट की। कौन सी क्लासेस होती हैं? तो ये दोस्तों यूजीसी नेट की। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को के लेक्चरर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, और अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप मेरा कोड NKS लाइव ये यूज कीजिए। NKS लाइव से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आप जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो उसका स्पेसिफिक कोर्स आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हम ही लोगों के द्वारा, हमारे सब टीचरों के द्वारा आपको यहाँ पढ़वाया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों ये कोर्स। ठीक है मित्रों, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप ज्वाइन कीजिए, आपको आनंद आएगा। ठीक है, आनंद किन सेंस में आएगा? क्योंकि 24/7 पढ़ सकते हैं, घर पे ही पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं जाना, आपको घर पे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, और क्या फायदे हैं? PDF भी मिलेगी आपको सभी लेक्चर की। और क्या फायदा है? टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। सैटरडे संडे आपको स्पेशल क्लासेस मिलती हैं जो MCQ करवाते हैं, तो जितने भी पॉसिबल MCQ हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि बिना समय गवाए आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और NKS लाइव का कोड लगाइए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले दोस्तों? आज हम बात करने वाले सार्क की। ठीक है, सार्क का मतलब क्या है, और सार्क को हम लोग पढ़ेंगे बिम्स्टेक के साथ में। बिम्स्टेक एक नया संगठन जो बना है ना, उस संगठन का और इसका रिलेशन क्या है, किस तरीके से ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। सार्क की डेट क्या है ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप लोग जुड़ जाएं, आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जितनी भी आपके अपडेट्स हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है ना सार्क, सार्क की इंपोर्टेंस ना सिर्फ पेपर 1 में है बल्कि पेपर 2 में भी ये इक्विवेलेंट रेलेवेंट है। कैसे इक्विवेलेंट रेलेवेंट है पेपर 2 के अंदर भी। तो दोस्तों सार्क में आप जुड़ जाएं मेरे साथ में। ठीक है, अब सार्क क्या है दोस्तों, शुरू करते हैं सार्क। अच्छा, सार्क शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर लूं। ठीक है, सार्क तो साउथ एशिया की जो कंट्री हैं, भारत के आसपास की जो कंट्रियां हैं वो हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा आपके जीवन काल के अंदर, ठीक है, आपने कोई एग्जाम पास किया होगा, उसके बाद कुछ फेल किए होंगे, फिर ये आप ऊपर चढ़े होंगे, फिर गिरे होंगे, फिर ऊपर चढ़े होंगे, फिर ऊपर चढ़े होंगे, या फिर आप गिरे होंगे गिरे होंगे गिरे होंगे फिर ऊपर चढ़े होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में कभी भी कोई भी काम स्टेट डिग्री पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ ECG देखिए ना आपने, ECG कैसे चलती है? यूँ चलती है ना, लाइव की ECG। और जिस दिन लाइन स्टेट आ जाती है उस दिन क्या हो जाता है? डेड। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ एक ध्यान होना चाहिए, मुझे करना है। ठीक है, मुझे करना है। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, उनकी तैयारी हमेशा चलती रहती है। तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में सफल होने के एक ही लक्ष्य है दोस्तों, वो क्या है? गांठ बांध लो इस लक्ष्य को, सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास। ये किसी भी एग्जाम को पास करने का सफलतम तरीका है। आप कितने भी मोटिवेटर्स के पास चले जाइए, लेकिन अगर आपने ये तरीका नहीं अपनाया तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको जीवन में क्या करना है, इस ब्रह्मसूत्र को गांठ बांधना है, सतत प्रयास। सतत प्रयास का मतलब ये है कि कभी ऐसा नहीं हो कि किसी दिन तो आपने 1 घंटा पढ़ा और किसी दिन सीधे 5 घंटे पढ़ लिए।
फिर 7 घंटे पढ़ लिए, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 7 घंटे पढ़ ली। ऐसा नहीं दोस्तों, आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपका जो 3 घंटे का फ्लो है ना वो रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सतत प्रयास। और दूसरा निरंतर अभ्यास, जो चीज़ यहाँ पढ़ी, यहाँ समझ में आई, फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो। 1 2 3 4 बाद में हर चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। इसलिए घबराए नहीं, जीवन में आगे बढ़े। हम लोग, हमारी टीम पूरी आपके साथ में है। सारे एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करवाएंगे। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। वो लेक्चर है सार्क के ऊपर। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सार्क को। सार्क क्या है दोस्तों? साउथ एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थित देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया कौन सा? एशिया का वो भाग जो दक्षिण में स्थित है। भारत और भारत से लगते हुए ये सारे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, मालदीव, इस टाइप से ये जितने भी देश हैं, इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है दोस्तों सार्क। ठीक है, ध्यान आ गई बात। यहां देखो, भारत के पश्चिम, मतलब भारत के पूर्व में नहीं चल रहे हम लोग, लेकिन हम लोग क्या है, भारत के पूर्व की साइड, पश्चिम साइड के अंदर जो देश है उनको कवर कर रहे हैं, नीचे के देश कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे पूर्वी देशों को हमने कवर नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि सार्क का मतलब ये है कि दोस्तों दक्षिण भाग में जो देश स्थित हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अब सार्क के पीछे कहानी है दोस्तों, वो कहानी क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन? जिया और रहमान। जिया और रहमान, वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि दक्षिण एशियाई देशों को आपस में जोड़े। ठीक, कब की बात है? 70-80 के दशक की बात है। उसके बाद उनके प्रस्ताव के बारे में विचार हुआ, तो 1981 में क्या होता है दोस्तों, विदेश सचिव इन सभी देशों के, सभी देश कौन से? 7 देश। ठीक है, इन 7 देशों के विदेश सचिव उन्होंने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में एक एजेंडा बनाया, कुछ 5-6 पॉइंट का एजेंडा था। ठीक है, उसके बाद 1983 के अंदर वापस इन सभी देशों के वित्त मंत्री आपस में मीटिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तय करते हैं कि हाँ, हमें एक सार्क का संगठन बनाना चाहिए। तो उसके परिणाम स्वरूप 1985 के अंदर सार्क का अमलीजामा पहनाया जाता है। कब? 8 दिसंबर 1985। 8-10 दिसंबर है दोस्तों। तो 36वीं वर्षगांठ हमने अभी इसकी सेलिब्रेट की है 8 तारीख को। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आ गई? कहाँ से चले हम लोग, घूमते 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 और कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सार्क का सेक्रेटरी कहाँ है सर? ये सार्क तो समझ में आ गया, और इस सार्क का सेक्रेटरी कहाँ है और सेक्रेटरी बना कब? तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ है? काठमांडू। ये तो सर बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। राजधानी क्या है? किसकी है? नेपाल की। ये भी आसान है, लेकिन ये नेपाल की राजधानी में काठमांडू जो सार्क का सेक्रेटरीट है वो खोला कब गया, उसका साल कौन सा था, ये है इंपॉर्टेंट, और यही पूछा जाता है। तो जनवरी 1987 के अंदर, जनवरी 1987 के अंदर सार्क का सचिवालय खोला गया। तो दोस्तों कहाँ खोला गया? नेपाल के अंदर। ठीक है मित्रों, सार्क का सचिवालय कहाँ खोला गया? नेपाल के अंदर। यहां तक बात आपको क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है सर, समझ में आ गई, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि 1985 के अंदर सार्क का संगठन का निर्माण हुआ, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1987 के अंदर सार्क का सेक्रेटरीट बनाया गया, वो भी जनवरी के अंदर। ठीक है, ये किस राजा की बिल्डिंग थी? ये जो वहाँ के नेपाल के राजा थे वीर विक्रम सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और उन्होंने ये बिल्डिंग दी थी। ठीक है मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर ये आपने दोबारा मैप दिखा दिया, क्यों दिखा दिया? क्यों? इसके पीछे कारण है दोस्तों। ये जो डार्क ब्लू है ना, ये डार्क ब्लू वाला जोन, ये वो लोग हैं जो सार्क में सदस्य हैं। कौन है? सदस्य। और जो ये लाइट ब्लू है ना, लाइट ब्लू वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, म्यांमार, ठीक है, यूरोप, ये रशिया, यूरोप और यूएसए, ये लोग कौन है दोस्तों?
ये लोग वो हैं जो ऑब्जर्वर है। कौन है? ऑब्जर्वर। सर ये ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर वो होता है जो सदस्य नहीं होता। सिंपल परिभाषा में जो सदस्य नहीं है वो ऑब्जर्वर है। इसका मतलब ये है कि जब सार्क की मीटिंग्स होती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, लेकिन एज ए पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है, देखने वाले लोग के रूप में आते हैं। पर्यवेक्षक, जिनको ऑब्जर्वर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, पर्यवेक्षक के रूप में आते हैं, लेकिन वो सदस्य नहीं होते, ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता, लेकिन वो पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बोलते हैं ऑब्जर्वर। और जो यहाँ ब्लू के अंदर जो जुड़े हुए हैं वो हैं इसके सदस्य। सदस्य कौन है दोस्तों? इंडिया। संस्थापक सदस्य श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। जब सार्क को निर्माण किया गया था दोस्तों तब इसके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7, ठीक है। सार्क का जब निर्माण किया गया जब इसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में 2005 के अंदर भारत ने के प्रयासों से अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया और 2007 में अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता दे दी गई सार्क सदस्य की। ठीक है मित्रों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने आपको मैप समझा दिया, सदस्य देश समझा दिए, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन का पॉइंट है दोस्तों। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भारत के पास जुड़ा हुआ एक देश है। क्या नाम है इसका? पुराना नाम क्या था इसका? बर्मा। अभी का नाम क्या है इसका? म्यांमार। ठीक है, अब म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे आपको मालदीव दे दे और दूसरी तरफ म्यांमार दे दे, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। म्यांमार बिम्स्टेक में भारत का 7 सदस्य है, सार्क के अंदर नहीं है, लेकिन म्यांमार क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्वर पार्टनर है। ठीक है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि भारत से जुड़े हुए देश हैं, तो उनमें से म्यांमार है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। हालांकि म्यांमार ने ये कहा है कि भाई हमें भी इसका सदस्य बनाओ, हम लोग भी इसका सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कहानी मैंने आपको पीछे सुनाई है वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, साफ सिंपल शब्दों में देखो अब क्या है। 8 दिसंबर 1985 को फाउंड हुआ। एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका। सेक्रेटरीट कहाँ है? काठमांडू नेपाल के अंदर। दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, सेक्रेटरीट कब बना? 16 जनवरी 1987 को मैंने आपको बताया था, जनवरी 1987 क्वेश्चन बन गया आपका एग्जाम का। ठीक है, एंड इनॉग्रेट बाय किंग बीरेंद्र वीर विक्रम सिंह, एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ गई कि 8 दिसंबर 1985 को इसका निर्माण हुआ। काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट का इनॉग्रेशन हुआ 16 जनवरी 1987 को नेपाल के अंदर काठमांडू में, और उसका उद्घाटन किया किंग वीर विक्रम सिंह ने। ठीक है, नेपाल के राजा ने। अब इसको बनाया क्यों गया दोस्तों? बना वो समझ लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें जो जितने भी देश है ना, इन सभी देशों की एक सांझी संस्कृति है। क्या है? सांझी संस्कृति। क्यों है? क्योंकि आज से 1000-2000 साल पहले ये सारे देश एक ही ध्वज के नीचे यानी एक ही एरिया में काम करते थे। ठीक है, एक देश के रूप में थे, मतलब देश अलग अलग थे लेकिन ये लैंड बाउंड्री एक चीज से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ की जो संस्कृति भाषा आप देखोगे तो काफी कुछ रली मिली जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब पहला तो क्या हुआ? संस्कृति का आदान प्रदान, दूसरा व्यापार, तीसरा खेल, ठीक है, शांति और सुरक्षा। इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये संगठन बनाया गया। अब संगठन का एक प्रमुख काम क्या था? व्यापार। व्यापार का मतलब एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए जिसमें सभी देश आपस में खुले व्यापार कर सके, जिसमें बाउंडेशन नहीं हो, बाउंड्रीज नहीं हो, और आपस में लोग आ सके और जा सके और व्यापार कर सके। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए ये संगठन को निर्माण किया गया। देखो, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, आपस में जुड़ाव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों हो। इसके साथ साथ दोस्तों 2006 के अंदर एक बड़ी घटना घटी। क्या घटना घटी? साप्टा। ठीक है, साप्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है दोस्तों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया।
एक ऐसा एरिया बनाया गया जो कि साउथ एशियन कंट्रियों को मिला के एक फ्री ट्रेड जोन बनाने की बात है। 2006 में ये एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर क्या गया कि सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सके और अपना माल सेवाएं दे सके, ठीक है, बिना किसी व्यापार संधि के, बिना किसी दिक्कतों के। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ? कोई भी आपकी परेशानी हो तो आप हमें बेझिझक आराम से कह सकते हैं, हम आपकी सभी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 16 अप्रैल 2005 को भारत के प्रयासों से इस क्षेत्र में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। ठीक है मित्रों, और 3 अप्रैल 2007 को ये सार्क का 8वां सदस्य बन गया। अब दोस्तों जो सेक्रेटरीट बना कहाँ पे, काठमांडू में। काठमांडू में जो सेक्रेटरीट बना, उस सेक्रेटरीट को संभालने के लिए, ठीक है, उस सेक्रेटरीट को संभालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ठीक है, उस सेक्रेटरीट को संभालने के लिए सभी देशों के नुमाइंदे यहाँ सेक्रेटरीट में बैठते हैं और रोटेशनली एक उनमें से क्या बनता है दोस्तों, उसका महासचिव, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस बार अभी नंबर 8 मार्च 2020 को किसका आया? श्रीलंका का, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी बनने का। तो श्रीलंका ने जनरल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया? एस्ला रुबान वेराकून। क्या नाम है दोस्तों इनका? एस्ला रुबान वेराकून। क्या नाम है? एस्ला रुबान वेराकून। कहाँ के हैं दोस्तों? श्रीलंका के, 3 मार्च 2020 को। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट अपन निकाल रहे थे ना, तो हमारे 5 पॉइंट हो चुके थे। छठा पॉइंट हमारा ये है और 7वां पॉइंट ये है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं। तो जो हमारे सार्क संगठन है उनका जो सेक्रेटरीट है वो है कहाँ पे? काठमांडू के अंदर, और उसको संभालने के लिए एक टीम है पूरी सभी देशों के मिलकर, उसका एक लीडर होता है जिसको हम लोग महासचिव कहते हैं। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी होता है। वो जनरल सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो रोटेशन से होता है, सभी देश आपस में रोटेशनल इसको अपॉइंट करते हैं। इस बार का नंबर हमारे श्रीलंका का है, जिन्होंने अपॉइंट किया है एस्ला रुबान वेराकून को 3 मार्च 2020 को। ठीक है मित्रों, अब मैंने क्या बताया था आपको कि एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया 2006 के अंदर, जिसे क्या कहा गया? साप्टा कहा गया। ठीक है, उसके साथ ही मैंने बताया कि कुछ हमारे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कितने ऑब्जर्वर स्टेट हैं? 9। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट कौन होते हैं? जो सदस्य नहीं होते लेकिन मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रवेशक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट। यहाँ ध्यान रखना है, म्यांमार हमारे सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक को हम लोग, मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि बिम्स्टेक क्या है और बिम्स्टेक में क्या सिमिलरिटी है। तो बिम्स्टेक का ही सदस्य है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का अगला पॉइंट हो गया हमारा, कितने पॉइंट हो चुके? 7। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 8वां, और ये कौन है? 9वां पॉइंट। ठीक है, तकरीबन 9 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, 8 दिसंबर को सार्क की 36वीं एनिवर्सरी मनाई गई, चार्टर डे की, जिस दिन वो चार्टर स्वीकार किया गया ना, 8 दिसंबर 1985 को, तो इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। अब एनिवर्सरी कैसे मनाई गई दोस्तों? ठीक है, इसको एक वर्चुअल एनिवर्सरी बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सार्क कैन ओनली फुल बी इफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ टेरर और वायलेंस। अब ये सीधा निशाना किस पे लगाया गया? पाकिस्तान पे। ठीक है, पाकिस्तान क्या है दोस्तों? टेरर फैक्ट्री। तो उस टेरर फैक्ट्री पे निशाना लगाया, क्योंकि आपको पता है भारत सार्क पे इतना ध्यान नहीं देता, बल्कि भारत बिम्स्टेक पे ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2020 मार्च 2020 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना आने के बाद में एक वर्चुअल मीटिंग बुलवाई सभी बिम्स्टेक देशों की,
ठीक है। तो उन्होंने एक फंड का अनाउंसमेंट किया, उस फंड का क्या नाम दोस्तों, कोविड-19 इमरजेंसी फंड। ठीक है, इट्स प्रपोज बाय इंडिया मार्च 2020। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इंडिया ने इसके अंदर $10 मिलियन का स्टार्टअप फंड डाल दिया। पाकिस्तान ने कमिट किया है कि वो $9.8 मिलियन डालेगा। और सार्क का जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट कहाँ है, काठमांडू के अंदर, उस सेक्रेटरीट के जनरल सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट कितना किया, 5 बिलियन फंड का। तो इससे हमारी कोविड की जो इमरजेंसी है उसको मीट आउट करने के लिए इसमें क्या आएगा, दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये कुछ सार्क के जो अन्य सदस्य हैं जिनको इसकी जरूरत है, लाइक मालदीव हो गया, और छोटे में जाओ तो भूटान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देशों को जो इस सार्क संगठन में जो कमजोर देश हैं उनको इसकी मदद दी जाएगी। ठीक है मित्रों, यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको? हम लोग आगे बढ़े? जी सर बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों सार्क की तरह एक संगठन और बनाया गया, उस संगठन का क्या नाम था, जो आप ये मैप देख पा रहे हैं ना, (1997) के अंदर भारत के पूर्वी देश, ठीक है, भारत के पूर्वी देश जो कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, उन देशों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या रखा, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की परिभाषा क्या है, उससे पहले मैं आप समझ लीजिए बिम्स्टेक इसको क्यों बोलते हैं। देखो ये है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या ये समुद्र है, जी सर समुद्र है, हमें पता है। और ये इस साइड में क्या है, अरब सागर, और ये इसके सामने कौन सा है, हिंद महासागर। सर ये आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, मैं ये संगठन बता रहा हूँ, ये संगठन क्या है। तो दोस्तों आप देखो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ कौन कौन से देश चल रहे हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, ये कौन से देश हैं, ये भारत के पूर्वी देश हैं जो कि बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, श्रीलंका भी उनमें से है। तो इन देशों के जो संगठन को क्या कहा गया, बिम्स्टेक। अब आते हैं बिम्स्टेक पे, क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, नाम क्या हो गया, बिम्स्टेक। कब बनाया गया, 6 जून 1997 को। कौन इसके सदस्य हैं, ठीक है, तो इसके सदस्य हैं भारत, भूटान, उसके बाद म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। यहाँ पे थाईलैंड और म्यांमार ये दोनों कंट्रियां सार्क के सदस्य नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत के साथ ये कंट्रियां किसमें शामिल है, बिम्स्टेक के अंदर। तो भारत यहाँ पे अपनी पूर्व की ओर देखोगे, उसकी नीति है फॉरेन पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, लुक एट ईस्ट। ठीक है, उस पॉलिसी के तहत भारत ने क्या किया, ज्यादा ध्यान देना, बांग्लादेश भी इसका सदस्य है, ज्यादा ध्यान देना कहां शुरू किया, इस क्षेत्र के ऊपर। ये सारे सदस्य इसके हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैंने क्या बताया, 7 सदस्य बिम्स्टेक में है जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ रहते हैं। इन लोगों ने एक संगठन बनाया, बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएशन ऑफ द कैपिटल एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। समझ में आ गई बात आपको? तो भारत इस पर ज्यादा ध्यान क्यों देता है, क्योंकि इसमें एक तो भारत की पॉलिसी है, लुक एट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा इसमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बिम्स्टेक को मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि बिम्स्टेक में और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इन दो चीजों का है, म्यांमार का और थाईलैंड का सदस्य के रूप में, और पाकिस्तान का यहाँ पे नहीं होना। ठीक है मित्रों, अब इसमें 2 कंट्री यहाँ पे शामिल नहीं है, एक पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गई बात?
तो दोस्तों ये था हमारा बिम्स्टेक का सदस्य, और ये जो पीछे हमने पढ़ा है वो हमारे सार्क के सदस्य हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको तकरीबन एग्जाम से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका इमरजेंसी रिलीफ फंड हो गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है, ये बंगाल, ये अरब सागर, ये हमारा हो गया 11वां क्वेश्चन, ये नाम हो गया हमारा 12वां, और ये देश हो गए हमारे 13वां, ठीक है। और भी कोई एक आध क्वेश्चन आप निकाल लो, तो 14-15 क्वेश्चन हमने इस 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियो के अंदर कर लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शार्क को एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। शार्क का गठन कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू, नेपाल में इसका सेक्रेटरीट है, ठीक है मित्रों। और इसमें कुल 8 सदस्य हैं, 7 पहले आए और एक बाद में कौन आया? अफगानिस्तान, ठीक है। कब आया? 2005 में इसको शामिल किया गया, तो 2007 में इसको आधिकारिक सदस्य की मान्यता मिल गई, ठीक है मित्रों। 9 इसके ऑब्जर्वर पार्टनर है, ठीक है। और 2006 में साप्टा का एग्रीमेंट हुआ। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अपने इसको एक तरीके से छोटा सा रिवीजन में इसको पूरा रिवाइज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो जो हमने सार्क पे और बिम्स्टेक पे बनाया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पे जो भी प्लस कोर्स आप लेना चाहते हैं उस कोर्स के अंदर NKS लाइव का कोड लगाइए। कौन सा कोड लगाएंगे? NKS लाइव। कौन सा कोड लगाएंगे? NK, अच्छी तरह समझ लो, कौन सा कोड लगाओगे? NKS लाइव का कोड लगाओगे, और कितना डिस्काउंट पाओगे? 10%। कितना डिस्काउंट पाओगे दोस्तों? 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। तो दोस्तों रोज शाम को 7 बजे, ठीक है, रोज शाम को 7 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासों के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ UGC नेट इकोनॉमिक्स। तो शाम को 7 बजे आप मुझे ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे। हमारा चैनल का नाम है वाईफाई अकेडमी, की यूनिट है वाईफाई UGC नेट, ठीक है, ये हमारा चैनल है। वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ मुझे अनअकैडमी ऐप के पर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो दोस्तों अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, आगे भी हम लोग आपके लिए इसी प्रकार के कंसेप्ट जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।